दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत दूर उत्तर में बसे विंटरफेल नाम के किले से होती है, जहां हजारों सालों से स्टार्क घराने का राज था। वहां के लॉर्ड नेड स्टार्क के 6 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा रॉब स्टार्क, जो कि राज्य का उत्तराधिकारी भी था। उसके पिता लॉर्ड एडार्ड स्टार्क एक सम्मानित व्यक्ति थे। उसके पिता की दी हुई सीख के कारण वो सम्मान और न्याय की जिंदगी जीना चाहता था। उनके राज्य की मोहर भेड़िया थी। तो एक दिन जंगल में इन्हें भेड़ियों के 6 बच्चे मिलते हैं। तो लॉर्ड स्टार्क अपने हर एक बच्चे को एक भेड़िया पालने को देते हैं। कुछ दिनों बाद इन्हें खबर मिलती है कि जॉन एरिन की मौत हो चुकी है, जो राजा का हैंड यानी कि सलाहकार था। दरअसल ये एक बहुत बड़ा शहर था, जिसे राजाओं का शहर यानी कि किंग्स लैंडिंग कहा जाता था। सैकड़े सालों से इस महाद्वीप के 7 राज्यों पे यहीं से शासन होता आया था। नेड को संदेश मिलता है कि राजा विंटरफेल की तरफ आ रहे हैं। अब किंग रॉबर्ट बराथियन नेड स्टार्क का एक पुराना दोस्त भी था। सालों पहले इन दोनों ने एक बगावत की थी, जिसके बाद टारगेरियंस को हटाकर रॉबर्ट बराथियन को राजा बनाया गया था। नेड को पता था कि वो इतनी दूर उत्तर में मुझे सलाहकार के तौर पर ले जाने आ रहे हैं। उसकी बीवी कैटलीन स्टार्क कहती है कि तुम राजा को मना कर सकते हो, लेकिन नेड राजा का ये प्रस्ताव ठुकरा नहीं सकता था, क्योंकि एक राजा जो चाहता है वो ले लेता है। और साथ ही किंग रॉबर्ट अपने बेटे जॉफरी के लिए उसकी बड़ी बेटी सांसा का हाथ भी मांगता है। नेड इससे ना नहीं कर सकता था। तो कुछ दिनों बाद नेड अपनी दोनों बेटियों आर्या और सांसा को साथ लेकर राजा के साथ किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाता है। और प्रिंस रॉब का सौतेला भाई जॉन भी नाइट वॉच का सिपाही बनने के लिए दीवार की तरफ चला जाता है। विंटरफेल में थियोन ग्रेजॉय नाम का एक और लड़का भी था, जो एक नवाब का बेटा था और वो जंग के दिनों में बनाया गया एक युद्ध बंदी था। लेकिन लॉर्ड स्टार्क ने उसे अपने बच्चों जैसा ही प्यार दिया था, इसीलिए वो रॉब का एक तरह से भाई भी था और उसका इकलौता दोस्त भी था। कुछ दिनों बाद एक रात रॉब के छोटे अपाहिज भाई पे उसके कमरे में एक हमला होता है, लेकिन उसका भेड़िया उसे बचा लेता है। उस कातिल के पास एक खास तरह का खंजर मिलता है। वो खंजर लैनिस्टर घराने का था, जो रानी की तरफ का परिवार था। लेडी कैटलिन कहती है कि हमें तुम्हारे पिता को सावधान करना होगा, इसीलिए वो खुद किंग्स लैंडिंग जाती है। लेकिन वहां से लौटते हुए एक ढाबे पे उसे टिरियन लैनिस्टर मिलता है, जो रानी का छोटा भाई था और एक बिगड़ा हुआ अमीर बौना था। तो कैटलिन गुस्से में उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपनी बहन के राज्य वेल की तरफ ले जाती है। इस बात का पता चलते ही बौने का बड़ा भाई जेमी लैनिस्टर किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर नेड स्टार्क पर हमला करता है। वो नेड को काफी जख्मी कर देता है और उसके बौने भाई को सही सलामत वापस लौटाने को कहता है। इसके कुछ दिन बाद रॉब को खबर मिलती है कि राजा रॉबर्ट मर चुके हैं और उसके पिता यानी कि नेड स्टार्क को गद्दार घोषित कर दिया गया है। उसके पिता और बहनों को किंग्स लैंडिंग में बंदी बना लिया गया है और नया राजा जॉफरी चाहता है कि रॉब किंग्स लैंडिंग आकर उसके सामने घुटने टेके। लेकिन रॉब के पिता और बहनें वहां बंदी थी, इसीलिए रॉब उनकी सेना के सभी बैनरमैन्स को बुलाने को कहता है। ये खबर सुनकर रॉब की माँ भी वहां पहुंचती है, जहां रॉब अपनी सेना इकट्ठी कर रहा था। लेडी कैट अपने बेटे से मिलती है और उसे समझाती है कि अगर ये एक बार शुरू हुआ तो तुम वापस नहीं मुड़ सकते और तुम्हारी बहनों और पिता की जिंदगी इसी बात पर निर्भर है कि तुम उन्हें जंग में हरा दो, क्योंकि अगर तुम हारे तो हम सभी मारे जाएंगे और हजारों साल पुराना स्टार्क घराना खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर भी अपनी सेना को इकट्ठा कर रहे थे। लॉर्ड टाइविन एक बहुत ही चालाक और बेरहम किस्म का लॉर्ड था। वो चालाकी और चालबाजी में बहुत माहिर था। वो ये सब बहुत लंबे समय से कर रहा था। और दूसरी तरफ रॉब सिर्फ एक बच्चा था, जिसने अभी तक कोई जंग नहीं लड़ी थी, लेकिन उसके पास 20,000 नॉर्थमैन की स्ट्रॉन्ग आर्मी तैयार हो चुकी थी। और जेमी लैनिस्टर भी अपनी सेना के साथ इसी तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ जाने के लिए रॉब की सेना को ट्राइडेंट नदी पार करनी होगी और वहां के किले पर फ्रेस का राज था। तो लेडी कैट कहती है कि मैं लॉर्ड वॉल्डर फ्रे को बचपन से जानती हूँ, इसीलिए लेडी कैट लॉर्ड वॉल्डर फ्रे से मिलने जाती है। अब ये लॉर्ड वॉल्डर फ्रे एक सांप था, जो बहुत ही चालाक और अय्याश किस्म का नवाब था। लेडी कैट कहती है कि मैं विनती करने आई हूँ कि आप मेरे बेटे को ट्राइडेंट पार करने दीजिए। तो लॉर्ड फ्रे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा एक बागी से ज्यादा कुछ
कुछ भी नहीं है। लॉर्ड टाइविन की सेना उसे कुचल देगी। तो मुझे एक वजह दो कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए राजा से गद्दारी करके अपना सुकून कुर्बान क्यों करूं। कुछ देर के बाद लेडी कैट वापस आती है। वो रॉब को बताती है कि वो हमें नदी पार करने देंगे और अपने 500 सिपाही भी देंगे अगर तुम उनके बेटे ओलिवर को अपना निजी अंगरक्षक चुनो, उसे अपनी राज काउंसिल में एक जगह दो और लड़ाई से लौटते समय उनकी किसी भी एक बेटी से शादी करो। यहाँ फ्रे परिवार की लड़कियों को ज्यादा खूबसूरत नहीं माना जाता था। वो मोटी और बदसूरत होती थी, लेकिन रॉब को किसी भी कीमत पर ये नदी पार करनी थी। तो रॉब लॉर्ड वॉल्डर की सभी शर्तों पर सहमत हो जाता है और नदी पार कर लेता है। उसकी सेना लॉर्ड टाइविन की सेना से सिर्फ एक दिन की दूरी पर थी। रॉब अपनी जंग की योजनाएं बनाता है और अपना प्लान उसके सभी लॉर्ड्स को समझाता है। अगले दिन एक जंग होती है जहां लॉर्ड टाइविन की सेना नॉर्थ की सेना को हरा देती है, लेकिन ये सिर्फ 2000 सिपाही थे और प्रिंस रॉब भी यहाँ पर नहीं था। ये सिर्फ एक चाल थी। रॉब का असली मकसद कुछ और था। दरअसल इस जंग की आड़ में रॉब ने लॉर्ड टाइविन के बड़े बेटे जेमी को बंदी बना लिया था, जो कि अपने पिता की ही तरह बहुत घमंडी और चालाक था और उसे 7 राज्यों में से सबसे तेज नाइट भी माना जाता था, जिसे रॉब ने बंदी बना लिया था। लेकिन इसके लिए उसने एक बड़ी कीमत भी चुकाई थी। इसके बाद लेडी कैट और रॉब को पता चलता है कि नेड स्टार्क का भरे बाजार में उसकी बेटी के सामने राजा जॉफरी ने सिर कटवा दिया है। लॉर्ड स्टार्क के साथ किंग्स लैंडिंग में क्या हुआ, उन्हें बंदी क्यों बनाया गया और उन्हें क्यों मार दिया गया, ये सब हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये सुनकर रॉब और उसकी माँ बहुत दुखी होते हैं। रॉब बहुत गुस्से में आ चुका था। इसके बाद रॉब के पास रैनली बराथियन का एक दूत आता है जो उनका साथ देने को कहता है, क्योंकि वो भी क्राउन के खिलाफ जंग लड़ रहा था और मिलकर ये दोनों लॉर्ड टाइविन की सेना को बर्बाद कर सकते थे। लेकिन रॉब के बैनरमैन कहते हैं कि हमारे राजा सिर्फ रॉब स्टार्क है और हम किसी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। इसीलिए उस रात रॉब को उत्तर का राजा घोषित कर दिया जाता है। सभी उसके साथ वफादारी की कसम खाते हैं, लेकिन लेडी कैट को एहसास था कि इससे चीजें और बिगड़ जाएंगी, क्योंकि अब उसे खुले तौर पर क्राउन का बागी मान लिया जाएगा। दूसरी तरफ लॉर्ड टाइविन बहुत गुस्से में था, क्योंकि एक लड़के ने उसके सबसे काबिल बेटे को बंदी बना लिया था और उसके पास सिर्फ एक बौना बेटा बचा था, जिससे वो बेहद नफरत करता था। उसके सिपे सालार डरे हुए थे, क्योंकि सिर्फ रॉब के भेड़िए ने ही 2 दर्जन से ज्यादा सिपाही और घोड़ों को चीर दिया था। इसके बाद लॉर्ड टाइविन सभी को हुक्म देता है कि हम यहाँ से एक बार पीछे हटेंगे और हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देंगे। और रॉब ने जेमी को एक जानवर की तरह गंदगी में कैद कर रखा था। इस बीच लैनिस्टर का एक संदेशवाहक आता है और रॉब उसे अपनी शर्तें बताता है। वो कहता है कि मुझे मेरे पिता की अस्थियां और मेरी दोनों बहनें सही सलामत वापस चाहिए, और साथ ही आज के बाद राजा का उत्तर पर कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन रॉब जानता था कि वो उत्तर को आजादी देने पर बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे और उन्हें हराने के लिए उसे किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करना होगा। तो थियोन ग्रेजॉय कहता है कि मेरे पिता के पास 200 जहाज हैं और एक सेना भी है। मैं उनका इकलौता जिंदा बेटा बचा हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। वो रॉब को उसे आयरन आइलैंड्स भेजने के लिए मना लेता है, लेकिन रॉब की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। बेलेन ग्रेजॉय ने तुम्हारे पिता के सामने घुटने टेके थे और थियोन एक कैदी था, लेकिन रॉब को थियोन पर भरोसा था। तो थियोन सालों बाद अपने घर लौटता है और उसके पिता को रॉब का संदेश देता है। ये सुनकर लॉर्ड बेलेन ग्रेजॉय थियोन को गालियां देने लगते हैं और कहता है कि तुम्हारे 2 भाइयों को रॉब के पिता और रॉबर्ट ने जंग में मार दिया था और तुम्हें मुझसे छीन कर ले गए थे और अब तुम उनका गुलाम बनकर लौटे हो। इसके बाद थियोन की बहन जारा और उसके पिता उसके मन में रॉब के खिलाफ जहर घोलने लगते हैं। दूसरी तरफ रॉब एक के बाद एक जीत हासिल कर रहा था और लॉर्ड रूस बोल्टन उसके साथ थे। वो इस एरिया के लॉर्ड थे जो उत्तर की सीमा थी। वहाँ रॉब को जंग के मैदान में घायलों का इलाज करती एक खूबसूरत नर्स मिलती है जिसका नाम टेलिसा था और उसे जंग से नफरत थी, लेकिन रॉब को वो बहुत अच्छी लगती है। दूसरी तरफ लॉर्ड टाइविन की सेना हेरन हाल के खंडरों में लोगों को टॉर्चर कर रही थी और उन्हें मार रही थी। रॉब उनकी सेना को खदेड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, साथ ही टेलिसा के लिए उसका प्यार भी बढ़ रहा था। रॉब की माँ उसे समझाती है कि तुमने लॉर्ड वॉल्डर फ्रे की बेटी से शादी करने का वचन दिया है, तुम किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकते, हम एक जंग में फंसे हुए हैं। उसी रात लॉर्ड बोल्टन रॉब को बताते हैं
कि थियोन ग्रेजॉय ने विंटरफेल पर कब्जा कर लिया है और वहां कई सारे लोगों की हत्या भी कर दी है। यह सुनकर रॉब को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे अभी उत्तर की तरफ जाना होगा, लेकिन रूस बोल्टन उसे समझाता है कि हम इस तरह जंग छोड़कर नहीं जा सकते। रूस बोल्टन एक चालाक लूंबड़ी थी। वो कहता है कि मैंने अपने बेटे रैमजी बोल्टन को थियोन ग्रेजॉय को आपके कदमों में लाने का हुक्म दे दिया है। अगले दिन टाइवन का संदेशवाहक आकर बताता है कि राजा और रानी को आपकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है, आपको बिना किसी शर्त समर्पण करना होगा। उस रात वो उस संदेश लाने वाले को जेमी के साथ रखते हैं। वो जेमी का दूर का कजन था। जेमी महीनों से अपनी ही गंदगी में लिपटा हुआ पड़ा था। वो किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना चाहता था, इसीलिए वो उस लड़के को मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वहाँ से भागते हुए उसने लॉर्ड रिचर्ड कास्टाक के बेटे को मार दिया था। और लॉर्ड रिचर्ड जेमी को बिना किसी सवाल मार देना चाहते थे, लेकिन लेडी कैट उन्हें रोकती है। लेकिन उसे पता था कि उनके सैनिक जेमी को रात में ही मार डालेंगे, इसीलिए वो जेमी के पास जाती है और उससे वचन लेती है कि अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम्हें मेरी बेटियों को घर भेजना होगा। तो जेमी लेडी कैट को वचन देता है और लेडी जेमी को अपनी सबसे वफादार और दमदार योद्धा के साथ वहां से भगा देती है। और रॉब अपनी महबूबा के साथ प्रेम के गीत गा रहा था। असल में प्यार ही रॉब के पतन का कारण बनने जा रहा था। जैसे ही रॉब को पता चला कि उसकी माँ ने जेमी को भगा दिया है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को बंदी बना लेता है, क्योंकि अब उसके पास सौदा करने के लिए कुछ भी नहीं था। इससे वो बिल्कुल कमजोर हो चुका था और लॉर्ड कास्टाक किसी भी कीमत पर अपने बेटे का बदला लेना चाहते थे। इनकी सेना बंट चुकी थी और अनुभवी टाइविन लैनिस्टर को इन सभी चीजों की खबर भी मिल रही थी। उसने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था और रॉब का सबसे वफादार रूस बोल्टन ये देख रहा था कि रॉब का ध्यान अब टेलिसा में ज्यादा रहता है। और उसकी माँ भी रॉब को सावधान करती है कि लॉर्ड वॉल्डर फ्रे को इस तरह नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन रॉब टेलिसा के प्यार में अंधा हो चुका था। वो उससे शादी कर लेता है और अपनी फौज के साथ किंग्स लैंडिंग की तरफ बढ़ता रहता है। वो जहाँ से भी गुजरता है उसे सैकड़ों उत्तरवासियों की लाशों के ढेर मिलते हैं, लेकिन वो फिर भी बेखौफ होकर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन साथ ही उसे अपने भाई बहनों की याद भी सता रही होती है, क्योंकि ये किस्मत का खेल ही था कि उसके दो भाई विंटरफेल में कैदी थे, दो बहनें किंग्स लैंडिंग में कैदी थी और उसकी माँ उसके खुद के पास ही कैदी थी। अगले दिन रॉब को खबर मिलती है कि उसके नाना जी का देहांत हो चुका है। तो रॉब उनके अंतिम संस्कार में जाने का फैसला करता है, लेकिन उसके बाकी बैनरमैन्स को लगता था कि ये एक भटकाव है, हमें जंग में ध्यान देना चाहिए। और वो सही भी थे। लेकिन रॉब अपने नाना जी के फ्यूनरल पर जाता है और अपनी माँ के साथ उन्हें अलविदा कहता है। लेकिन रॉब उसके मामा एडमंड टली पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने लैनिस्टर के दो छोटे बच्चों को कैद कर लिया था। तो रॉब की बीवी टेलिसा जो अब रानी थी, वो उन दोनों बच्चों का इलाज करती है और उन्हें हौसला देती है। लेकिन लॉर्ड रिचर्ड कास्टाक बदले की आग में इतना पागल हो चुके थे कि उन्होंने उन दोनों छोटे बच्चों की हत्या कर दी थी। ये सुनकर किंग रॉब को बहुत गुस्सा आता है। वो लॉर्ड कास्टाक को बंदी बना लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे गद्दारी की है, इसीलिए तुम्हें मौत की सजा ही मिलेगी। लेकिन रॉब की माँ, उसका अंकल और टेलिसा तीनों उसे समझाते हैं कि तुम लॉर्ड रिचर्ड को मार नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो उनके सभी सैनिक वापस चले जाएंगे। लेकिन रॉब के सिर पर भी उसके पिता की तरह सम्मान और न्याय करने का भूत सवार था। वो लॉर्ड रिचर्ड कास्टाक को मौत की सजा देता है और अगले ही दिन लॉर्ड रिचर्ड के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब रॉब की बची हुई सेना भी आधी हो चुकी थी, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है कि हम लॉर्ड टाइविन से उसका घर यानी कि कैस्टली रॉक छीन सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी उसे लॉर्ड वॉल्डर फ्रे की सेना चाहिए थी, जिनकी बेटी से उसकी शादी तय हुई थी। तो रॉब एक बार फिर से लॉर्ड फ्रे को संदेश भेजता है और लॉर्ड फ्रे का बेटा आकर बताता है कि सबसे पहले आपको अपना वचन तोड़ने के लिए लॉर्ड वॉल्डर फ्रे से माफी मांगनी होगी। और अब रॉब के अंकल एडमंड टली को वॉल्डर फ्रे की किसी भी बेटी से शादी करनी होगी। रॉब एक बार फिर से लॉर्ड फ्रे की सभी शर्तों पे सहमत था, लेकिन उसके अंकल इस बात पे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन रॉब उसे मना लेता है। इसी बीच जेमी लैनिस्टर रूस बोल्टन के सैनिकों को मिल जाता है, जो बहुत ही खराब हालत में था। उसका एक हाथ भी कट चुका था, लेकिन लॉर्ड बोल्टन उसे वापस रॉब के पास ले जाने की बजाय उसे लॉर्ड टाइविन के पास भेज देते हैं। मतलब था
कि रूस बोल्टन अब लैनिस्टर्स के साथ मिल चुका था क्योंकि रॉब अब लगातार कमजोर हो रहा था। उसकी गर्भवती बीवी उसके साथ एक कैंप से दूसरे में भटक रही थी और वो लॉर्ड वॉल्डर फ्रे के किले में एडमंड टली की शादी और माफी मांगने के लिए जा रहे थे। वहां जाने पर लॉर्ड फ्रे रॉब की बातों ही बातों में काफी बेइज्जती करते हैं और वचन तोड़ने के लिए माफी भी मंगवाते हैं। इसके बाद वो लॉर्ड एडमंड और अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी की रस्म करवाते हैं जो काफी खूबसूरत भी थी। ये देखकर एडमंड टली भी खुश हो चुका था। शादी के बाद की दावत चल रही थी और सभी काफी खुश दिख रहे थे। लॉर्ड वॉल्डर के आदेश पर नए जोड़े को उठाकर उनके कमरे में ले जाते हैं और वॉल्डर के बेटे हाल का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी लेडी कैट सब कुछ ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि ये एक जाल था। जैसे ही लेडी कैट को पता चलता है तो फ्रेस के आदमी रॉब की बीवी टेलिसा को कई सारे चाकू मारते हैं। रॉब और उसके सभी वफादारों पर तीरों की बौछार हो जाती है। उसकी मां को भी कई सारे तीर लगते हैं। लॉर्ड वॉल्डर फ्रे के आदेश पर सभी का कत्लेआम कर दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे का सारा प्लान असल में टाइविन लैनिस्टर का था। उसने लॉर्ड वॉल्डर फ्रे को हौसला दिया कि तुम रॉब से वचन तोड़ने के लिए अपना बदला लो। रॉब टेलिसा की लाश देखकर जैसे हैंग हो चुका था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी मां वॉल्डर फ्रे की पत्नी को पकड़ लेती है, लेकिन वॉल्डर फ्रे जैसे इंसान के लिए उसकी पत्नी की कोई भी कीमत नहीं थी। लेडी कैट चिल्ला रही थी और एक माँ की चीखों से पूरा हाल गूंज रहा था। इस तरह किंग रॉब स्टार्क और उसकी माँ को धोखे से मार दिया गया, जिसे रेड वेडिंग कहा गया। रॉब स्टार्क एक महान योद्धा और बहादुर कमांडर था, जिसकी बगावत ने सातों राज्यों की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। लेकिन उसने कई सारी छोटी छोटी गलतियां भी की, जिसकी वजह से उसकी पत्नी और उसकी माँ की जान चली गई और स्टार्क घराने का डाउनफॉल शुरू हुआ। इसके बाद बोल्टन्स उत्तर के नए नवाब बन चुके थे, लेकिन कई सारे स्टार्क भाई बहन अभी भी जिंदा थे, जैसे कि जॉन स्नो जो अब नाइट वॉच का कमांडर बन चुका था। आगे की कहानी देखने के लिए आपको हमारी पिछली वीडियो द स्टोरी ऑफ ए बास्टर्ड देखनी होगी।